नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रिप्रेजेंटेटिव द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। कौन सा पेपर होगा? रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। साथ के साथ अगर आप ये पीडीएफ, इसमें कंप्लीट आपके सामने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। इस पर पहुंचने के बाद में आपको ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप हमारे फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। कहां पर? फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। इस फाइल वाले सेक्शन पे आना है, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सर्च करना है पॉलिटिकल। जैसे सर्च करोगे पॉलिटिकल तो रिप्रेजेंटेटिव द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के नाम से आपको पीडीएफ पड़ी होगी, बीए 5th सेमेस्टर के नाम से। इसको खोल लेना और फिर इसको विस्तार से पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम के भी कंटेंट इसमें मैंने करवा रखा है, सबके लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने कार्य का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो ने क्या कहा? अगर इस समाज में जितने जो वर्ग होते हैं, अगर सब अपना अपना कार्य करते रहें और सभी लोग अपने कार्य को पालन करते रहें, वही क्या कहलाता है भाई? न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। मतलब प्लेटो ने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग है, जो जिस वर्ग का जो काम बना है, जैसे आपके सामने भाई जो शासन करने वाले लोग अच्छे से शासन करें, है ना, समाज में जो आम जनता है वो अपना काम अच्छे से करे, सभी लोग सैनिक अपने देश की रक्षा करें, हर वर्ग जो अपना काम करे उसी को क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। कोई भी व्यक्ति वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करे। क्या नहीं करे? एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करे। प्लेटो के अनुसार यही न्याय कहलाता है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में प्रमुख उद्देश्य क्या दिया गया है? प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में क्या मुख्य उद्देश्य दिया गया है? आदर्श राज्य की स्थापना करना। प्लेटो किसकी बात करते हैं कि हमें किस प्रकार का राज्य का निर्माण करना चाहिए? आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहिए। कैसे राज्य का? एक ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहिए जिसमें क्या हो, आपके सामने हर वर्ग। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, प्लेटो के दार्शनिक राजा का क्या अर्थ होता है? प्लेटो के अनुसार कोई ऐसा राजा जो दार्शनिक राजा है उसका क्या अर्थ होता है भाई? वह शासक जो ज्ञानवान और नैतिक हो। दार्शनिक राजा वही होता है, प्लेटो ने यही कहा कि राज्य है ना, उसमें राजा का वही काम है, वो क्या करे? भक्ति के अनुसार, समाज में धर्म के अनुसार चले और क्या करे? नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, संस्कारपूर्ण जीवन जिए। आपके सामने अगर वो खुद सही होगा, खुद धर्म के अनुसार चलेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, नैतिक होगा, ज्ञानवान होगा, तो बाकी की जो प्रजा वो भी उसको बात मानेगी, है ना। तो प्लेटो ने राजा को कैसे बात की कि धार्मिक प्लस दार्शनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धार्मिक व्यक्ति भी होना चाहिए प्लस उसके अंदर थोड़ी बहुत दार्शनिकता भी होनी चाहिए। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। पहला शासक वर्ग, दूसरा रक्षक और तीसरा उत्पादक वर्ग। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। शासक, रक्षक और उत्पादक कौन कौन होते हैं? शासक वर्ग समाज में वो होता है जो समाज पे राज करता है। क्या करता है? ऐसा वर्ग जो समाज पे राज करे, वो प्लेटो के अनुसार कौन से वर्ग में आता है भाई? शासक वर्ग में आता है। रक्षक कौन? जो समाज की रक्षा करे। क्या करे? वो वर्ग जो समाज की रक्षा करे वो रक्षक वर्ग में आता है। और वो लोग जो समाज में कुछ चीजें उत्पादित करें, बिजनेसमैन, कृषि करने वाले लोग और बिजनेसमैन, वो इसके उत्पादन में। तो उन्होंने समाज को 3 भागों में बांटा, शासक, रक्षक और उत्पादक में। अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? अरस्तु के अनुसार मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो समाज के बिना नहीं रह सकता। अरस्तु ने जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसीलिए कहा क्योंकि हर मनुष्य, भाई जितने भी मनुष्य जो भी आपके आसपास रहते हैं, सभी किस में रहते हैं भाई? सभी के सभी लोग आपके सामने पूरा एक समाज बनाकर रहते हैं। क्या रहते हैं? सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, पूरे पूरे समाज में रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, अकेला रहना उसके लिए जीवन में मुश्किल है। एक झुंड, पहले आपके सामने धीरे धीरे, पहले मनुष्य ने जन्म लिया तो 5-7 लोग एक रहते थे,
फिर कबीले बनने शुरू हुए जहां पर 15-20 लोग एक जगह, 100-200 लोग एक जगह रहते थे। फिर जन बने जहां पर बड़े बड़े गांव एक जगह रहने लगे नदियों के किनारे। फिर बड़े बड़े महाराज्य, जनपद जैसी चीजें बनने लग गई और आज के समय देश वगैरह, महाद्वीप वगैरह में चीजों को बांटा गया है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है? अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया? राज्य नैतिकता की सर्वोच्च इकाई है। मतलब राज्य होता है ना, उसमें नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। अरस्तु ने क्या कहा? राज्य में लोग हैं, उनमें क्या एक दूसरे की बात मिलकर अरस्तु ने राज्य को किस रूप में परिभाषित किया है? राज्य कैसी है? राज्य नैतिकता की इकाई है। किस रूप में माना? राज्य नैतिकता की सर्वोच्च इकाई के रूप में उसको माना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार न्याय के कितने प्रकार लिखे गए हैं? कितने प्रकार लिखे गए हैं? वितरक न्याय और सुधारात्मक न्याय। कितने प्रकार के न्याय बताया अरस्तु ने? वितरक न्याय और सुधारात्मक न्याय के रूप में उनको बताया गया है। अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? कुछ लोग जन्म से ही दास होते हैं, प्राकृतिक दास। मतलब ये जो अरस्तु है ना, ये लोगों को दास बनाने का सपोर्ट करते थे। भाई क्या कहते थे कि भाई समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो समाज में किसका काम करते हैं? दूसरे लोगों से काम करवाने का काम करते हैं, शासक वर्ग। समझ में आ गया? समाज पे राज करने वाले लोग। दूसरे प्रकार के उसने कौन से बनाए? ऐसे लोग समाज के अंदर, उसके अनुसार दूसरे लोग वो होते हैं, कुछ लोग जो क्या करते हैं भाई, जिनको दास बना लेना चाहिए, है ना, जिनसे काम करवाना चाहिए। समाज में दूसरे प्रकार के वाले लोग वो होते हैं, इनको प्राकृतिक दास के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु के अनुसार आपके सामने कुछ लोगों को वो ऐसे कहते थे कि कुछ लोग जन्मजात रूप से ही कैसे होते हैं? दास होते हैं। चलिए अगले वाला पॉइंट है, थॉमस एक्विनोक्स किस विचारधारा से जुड़े थे? ईसाई धर्म और प्राकृतिक विधि से। जो थॉमस एक्विनस है वो किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? ईसाई धर्म और प्राकृतिक विधि से जुड़े हुए थे। ईसाई धर्म से उनका संबंध था। समझ में आ गया? इक्विनॉक्स की दो पुस्तकों के नाम बताइए। क्या बताना है? इक्विनोक्स ने कौन सी दो पुस्तकें लिखी? पहला लिखा सुमा थियोलॉजिसा और सुमा कॉन्ट्रा जेनेटिलिक्सिस। ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरस्तु और प्लेटो की भी किताबों के नाम जरूर से याद कर लेना। दोनों के प्रश्न जरूर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे से रट लेना भाई इनको। समझ में आएगा? सुमा थियोलॉजिसा, सुमा कॉन्ट्रा जेनेटिलिसिस के नाम से आती है। यूनिट नंबर 2 मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो से संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस उनका प्रसिद्ध किताब का नाम है। क्या नाम है? द प्रिंस मैकियावेली की किताब का नाम है। मैकियावेली के अनुसार शासक को कैसा होना चाहिए? मतलब मैकियावेली के अनुसार चालक और बलशाली, लोमड़ी और सिंह जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भाई आपके सामने मैकियावेली ने, अगले वाला क्या है? चालाक और बलशाली। मतलब मैकियावेली सीधी सीधी बात कहते थे कि जो बाकी के अरस्तु और प्लेटो ने जो बात की कि जो लोग है वो कैसे होने चाहिए, वो आपके सामने धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि शासक कैसा होना चाहिए? चालाक प्रवृत्ति का होना चाहिए और बलशाली। मतलब लोमड़ी जैसा तो चालाक, तुरंत कोई काम कर दे, और जब उस पर विपदा आए तो वो कैसा होना चाहिए? बलशाली भी होना चाहिए। दोनों प्रवृत्ति होनी चाहिए, चालाक और लोमड़ी और सिंह जैसी दोनों प्रवृत्तियां होनी चाहिए। मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा होता है? मैकियावेली ने क्या बताया? कोई भी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी और अस्थिर। मैकियावेली तो सीधी सीधी कहते थे आपके सामने, कोई भी मनुष्य होता ना भैया, स्वार्थी होता है मनुष्य हमेशा। थोड़ा सा पैसा मिला, थोड़ा सा जीवन में कुछ मिला, तुरंत पलट सकता है। समझ में आ गया? तो मैकियावेली है ना, वो आज के समय की राजनीति की वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को दिखाने वाले व्यक्तित्व में से थे। जो थॉमस होब्स की प्रमुख किताब का नाम क्या है? थॉमस होब्स की प्रमुख किताब का नाम क्या है? लेवायथन। क्या नाम थी इनकी किताब का? लेवायथन नामक किताब लिखी। थॉमस होब्स ने अपनी किताब का नाम क्या लिखा? लेवायथन नामक इन्होंने प्रसिद्ध किताब लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है? होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी होती है? मनुष्य का भेड़िया, पूर्ण आज्रकता। मतलब होब्स ने सीधी सीधी कही कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन होता है, आपस में हर समय लड़ते रहते हैं। भाई आज के समय बात पता भी चलती है, युद्ध हो रहे हैं, क्या मिल जाएगा भाई युद्ध करके? ना तो ये जमीन भी यहीं पर रहेंगी, ये सब कुछ यहीं पर रहना है, लेकिन आपस में उनको तो लड़ाई करने से, जनसंहार करने से मतलब है।
ये नेता भी चले जाते हैं, पहले वाले भी चले गए थे, ये भी चले जाएंगे, वो जमीन पहले भी वही थी, आज भी वही है, कोई किसी का मतलब नहीं है। लेकिन पद शक्ति के लोभ में सब कुछ हो रहा है बस। होब्स के अनुसार संप्रभुता क्या होती है? जो होब्स है उनके अनुसार संप्रभुता क्या होती है? संपूर्ण अभिवाज्य और निरंकुश सत्ता। होब्स ने क्या कहा कि समाज में संप्रभुता कैसी होती है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, उनके अनुसार कैसा होता है? समाज संपूर्ण होता है। कैसा होता है? समाज संपूर्ण होता है, अविभाज्य होता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और निरंकुश सत्ता होती है। कैसी सत्ता होती है? निरंकुश सत्ता के रूप में जाना जाता है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक ने यही कहा कि कोई भी मनुष्य को जन्म लेते कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। तो भाई कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पास कौन सा अधिकार होता है? पहला अधिकार होता है जीवन का अधिकार। कौन सा अधिकार होता है? जीवन का अधिकार होता है। जीवन जीने का हर व्यक्ति के पास, हर मनुष्य के पास अधिकार होता है। दूसरे वाला कौन सा होता है? स्वतंत्रता को। मनुष्य को जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना भाई। अगर आपने जन्म तो ले लिया, लेकिन अब ना आप अच्छे से कोई काम कर सकते हो, ना अच्छे से जीवन जी सकते हो, ना आपको शिक्षा लेने का, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या आपको कोई फायदा है? नहीं फायदा। दूसरी बात, आपने जीवन में जो संपत्ति, मेहनत करके जो संपत्ति अर्जित की है, या माता पिता की संपत्ति भी आपको मिलनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार कोई भी मनुष्य को प्राकृतिक रूप से 3 अधिकार प्राप्त होते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के। अगले वाला प्रश्न है, जॉन लॉक को उदारवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। जॉन लॉक को उदारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सीमित सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे भाई, कि सरकारें हैं वो सीमित हैं। उदारवादी क्या है? सीमित और नागरिक स्वतंत्रता, लोगों को जो नागरिक होते हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके भी समर्थक रहे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अनुबंध की 2 विशेषताएं क्या बताई हैं? सरकार की सीमित भूमिका और जन सहमति पर आधारित सत्ता। मतलब सरकार होती है, उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? सीमित, वो लोगों के जीवन में ना घुस जाए। जो तानाशाही जीवन होता है उसमें लोग क्या करते हैं? वो आपके सामने उन लोगों के जीवन में घुस जाते हैं, है ना। तानाशाही में आप ना अच्छे से मतलब को सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, ना मनचाही चीजें कर सकते हो। तो सरकार ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो क्या हो जाए, लोगों के जीवन को कंट्रोल करे। सरकार का सीमित कंट्रोल होना चाहिए, उनको अपनी सत्ता और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि उनके जीवन को प्रतिबंधित करने के लिए। और जन सहमति पर सरकार कैसी होनी चाहिए? जो जनता है उसकी सहमति पे बननी चाहिए। कैसी सरकार बननी चाहिए? जो जनता होती है उसकी सहमति से सरकार बनी होनी चाहिए। रूसो की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है भाई? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, रूसो की प्रमुख किताब के रूप में उनको जाना जाता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगले वाला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? संपूर्ण समाज की सामूहिक नैतिक इच्छा। मतलब रूसो की सामान्य इच्छा यही है कि समाज के जब सभी लोग मिलजुल कर एकजुट होकर जो फैसला लेते हैं सामूहिक रूप से, वही सामान्य इच्छा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सामूहिक इच्छा के रूप में उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? संपूर्ण समाज की जो इच्छा होती है उसी को सामूहिक नैतिक इच्छा के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? सारा समाज की एक जैसी इच्छा होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में क्या अंतर होता है? सामान्य इच्छा नैतिक होती है और बहुमत की इच्छा मात्र संख्या है। क्या है? सामान्य इच्छा होती है लोगों की, वो क्या होती है? नैतिक होती है। कैसी होती है? कि सभी लोगों को आपके सामने जीवन में मिलजुल कर चलना चाहिए, नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। और बहुमत की क्या होती है भाई? बहुमत की संख्या क्या होती है? इच्छा मात्र की सामान्य। देखो मैं बताऊं, सामान्य इच्छा क्या होती है? नैतिकता से जुड़ी, संस्कार से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। कैसे? अगर आपने कोई फैसला ले लिया, उसमें सभी जनता क्या देखे? दुनिया की भलाई। जैसे इजराइल और गाजा का युद्ध है, तो उसमें कितना नरसंहार हो रहा है ना। तो नैतिकता क्या है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुमत क्या कहेगी? जो इजराइल की जनसंख्या जो उनके खिलाफ, वो कहेगी कि भाई युद्ध करा दो। नैतिकता में तो गलत है, लेकिन बहुमत की इच्छा है। दोनों में अंतर पता चल गया ना। सामान्य इच्छा नैतिकता सही गलत के बीच में फैसला करती है, और बहुमत क्या करती है? भावनाओं के आधार पर फैसला करती है अधिकतर। अगले वाला प्रश्न है बेंथम और मिल का।
जेरेमी बेंथम किस सिद्धांत के समर्थक थे? जेरेमी बेंथम किसकी बात करते थे भाई? उपयोगितावाद सिद्धांत के समर्थक थे। कौन से सिद्धांत की बात करते थे? उपयोगितावाद सिद्धांत की बात करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है काफी ज्यादा। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत होता है उसकी समर्थन करने वाले थे कौन? जेरेमी बेंथम। कौन थे भाई? जेरेमी बेंथम थे। वो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसकी बात करने वाले व्यक्तित्व में से थे। अगले वाला पॉइंट है सुखवादी मापन यंत्र क्या होता है? सुखवादी मापन यंत्र क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसे सुख दुख मात्रात्मक रूप से मापा जाता है। मतलब सुखवादी मापन यंत्र वही होता है जिससे तुम कोई भी व्यक्ति का जीवन में कितना सुख आ रहा है कितना दुख आ रहा है उसको नाप सकते हो। समझ में? इन प्रैक्टिकल चीज है लेकिन ये बात की गई थी भाई सुखवादी मापन यंत्र बनाने की जिससे कोई भी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है कितना दुख है उसको अपन नाप सकते हैं। उसी को सुखवादी मापन यंत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुखवादी मापन यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है बेंथम के अनुसार नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? जेरेमी बेंथम के अनुसार कोई भी नीति लागू की जाती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं? अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। जेरेमी बेंथम के अनुसार नीति के यही उद्देश्य होते थे कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? सुख मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सुखपूर्ण जीवन जी सके। कैसा जीवन जी सके भाई? सुखपूर्ण जीवन है, ज्यादा से ज्यादा लोग जी सके। वही आपके सामने बेंथम के अनुसार कोई भी नीति का जो निर्माण किया गया उसका प्रमुख उद्देश्य होता था। अगले वाला प्रश्न है बेंथम के अनुसार नीति का उद्देश्य ये होता है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? सुख मिल सके। जेएस मिल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो जेएस मिल के द्वारा कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई? ऑन लिबर्टी। कौन सी पुस्तक लिखी गई उनके द्वारा? ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी गई। समझ में आ गया? जेएस मिल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी? ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक रही थी। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक। जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है? जेएस मिल ने स्वतंत्रता की परिभाषा क्या दी थी? जब तक किसी को नुकसान नहीं हो तब तक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है। मतलब जेएस मिल ने यही कहा था अगर कोई भी व्यक्ति को जीवन में अगर आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो उसकी स्वतंत्रता में कोई भी नुकसान नहीं है। समझ में आ गया? कोई भी व्यक्ति को जब तक नुकसान नहीं पहुंचता तब तक उसकी स्वतंत्रता भंग नहीं होती है। जैसे सरकार क्या करती है भाई? जैसे सरकार ने क्या कह दिया कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते तो लोगों की स्वतंत्रता भंग हो गई तो क्या हो गया? स्वतंत्रता बदल गई, है ना? नुकसान हो गया ना? या फिर आपके सामने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता उस चीज के आधार पर। मिल और बेंथम में क्या अंतर है? जेएस मिल गुणात्मक सुख की बात करते थे जबकि बेंथम है मात्रात्मक। मतलब जो जेएस मिल है वो कैसे करते थे कि कोई भी व्यक्ति को जीवन में सुख मिले ना उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। समझ में आ गया? कोई जीवन में वो खुश होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। अगर आपको कोई भी इंसान को सुख मिलता है तो। और बेंथम किसकी बात करते थे? मात्रात्मक सुख की। किसकी? मात्रात्मक सुख की बात करते थे कि मात्राओं में कोई भी व्यक्ति को सुख मिले तो वो कितनी मात्रा में मिल रहा है उसको प्राप्ति करके उसको जीवन में कितना आनंद मिल रहा है वही आपके सामने बेंथम बात किया करते थे। बेंथम मात्रा की बात करते थे, मिल गुणात्मक सुख की बात किया करते थे। समझ में आ गया दोनों में अंतर? मिल महिलाओं की समानता के पक्षधर क्यों थे? जेएस मिल महिलाओं की समानता की क्यों बात करते थे भाई? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लैंगिक समानता का समर्थन किया था। मतलब जेएस मिल है उन्होंने समानता का पक्ष क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लैंगिक समानता, उनकी किताब है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसमें उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुष के बराबरी का हक मिलना चाहिए, यही बात जेएस मिल के द्वारा की गई थी। इसलिए उनको महिलाओं के पक्षदार समानता के पक्षदार माना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मिल के अनुसार राज्य का कार्य क्या होता है? जेएस मिल है ना, जेएस मिल के अनुसार कोई भी राज्य है उसका क्या कार्य होता है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। जेएस मिल के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? जितने भी नागरिक हैं क्या है? जितने भी नागरिक हैं उन सभी की रक्षा करना क्या है? जेएस मिल के अनुसार कोई भी राज्य का कार्य होता है। क्या होता है? जेएस मिल के अनुसार कोई भी जो राज्य हैं उनको कोई भी दूसरा देश परेशान न कर सके, है ना? उनको आंतरिक रूप से भी सुरक्षा मिले, आपस में भी लोगों के बीच में संघर्ष नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है? आंतरिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। हेगले, मार्क्स व वोल्टन क्राफ्ट के नाम से अपन समझते हैं। पहला प्रश्न है हेगले का ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है? हेगले का ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है? द्वंद्वात्मक, है ना? थीसिस, एंटीथीसिस व सियोथीसिस। हेगले ने क्या क्या ऐतिहासिक प्रक्रिया लिखी जिसमें थीसिस धर्म की बात की गई, एंटीथीसिस जो धर्म के विरोध होते हैं, सियोथीसिस मतलब समाज में कैसे धर्म काम करता है उसके बारे में उन्होंने बताया।
हेगले की पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफी ऑफ राइट। हेगले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या था? फिलोसफी ऑफ राइट। किसके नाम से जाना जाता है उनको? फिलोसफी ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फिलोसफी ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, फिलोसफी ऑफ राइट के नाम से उनको जाना जाता है। हेगले के अनुसार राज्य क्या होता है? हेगले के अनुसार राज्य क्या होता है? ईश्वर की धरती पर मूर्त रूप। मतलब हेगले ने क्या कहा? ईश्वर क्या होता है? हेगले के अनुसार राज्य क्या होता है? हेगले ने यही बताया कि राज्य है ना वो ईश्वर है, वो समझ लो खुद धरती पर आ रहा है और राजा उसके समान, वो उसी को राज्य को चला रहा है। ईश्वर के बराबर मूर्त रूप, वास्तविक स्वरूप के रूप में बताया गया हेगले ने राज्य को। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास किस पर आधारित है? कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि पूरा का पूरा समाज वो किस पर काम करता है? वर्ग संघर्ष पर। लोग आपस में क्या कर रहे हैं? संघर्षरत है। समझ में आ गया? कार्ल मार्क्स के अनुसार पूरा का पूरा इतिहास है वो आपस में किस पर टिका हुआ है? वर्ग संघर्ष पर टिका हुआ है। सारा का सारा समाज है वो आपस में वर्ग संघर्ष करता रहता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रमिकों के श्रम से उत्पन्न वह मूल्य जो पूंजीपति ले जाता है। मतलब भाई अगर आपने कोई खेत में काम करने के लिए मजदूर बुलाए, है ना, आप जब उनसे 1000 रुपए का काम कराओगे तब उन्हें 700 रुपए दोगे, है ना, बच गए 300 रुपए वो अपनी जेब में रख लोगे। यही अतिरिक्त मूल्य है। क्या है? वही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल। कौन सी किताब है? दास कैपिटल। CAPITAL वाला है, के वाला नहीं है। दास कैपिटल नामक किताब लिखी गई है कार्ल मार्क्स के अनुसार। कौन सी किताब? दास कैपिटल। समझ में आ गया? दास कैपिटल नामक किताब उनके द्वारा लिखी गई है। अगले वाला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या होता है? जन समूह का अफीम। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जैसे अफीम नशा कर देता है, सामने वाले व्यक्ति को सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने धर्म को भी अफीम बताया। अगर किसी इंसान को धर्म का नशा चढ़ जाए ना, मेरा धर्म सर्वप्रिय है, मेरा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना अफीम का नशा उतरेगा तो धर्म का नशा उतरेगा। समझ में आ गया? कोई धर्म खतरे में नहीं हुआ ना, तो आपसे पता नहीं कितने पुराने पुराने लोग आ गए, है ना, उनकी बस की बात नहीं थी धर्म को खतरे में डालना। अरे कौन डालेगा आपका धर्म खतरे में? समझ में आ गया? कुछ खतरे में नहीं है, बस ये आपको अवास्तविक डर दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? अवास्तविक डर, है ना। जैसे कि बाहर बचपन में आपको बता दिया हवा आ जाएगा, कहा जाता था ना भाई आपके सामने कि कोई ऐसी चीज आ जाएगी, बचपन में आपको सुलाने के लिए आपको डर दिखाया जाता था, अवास्तविक डर, और आप डरकर सो जाते थे, है ना। कभी देखा है कि वो आपने? कभी नहीं देखा। तो ऐसे ही धर्म भी किसके समान होता है? अफीम के समान होता है ना। कोई भी कुछ भी खतरे में नहीं होता है। बस ये कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी। मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? राज्य का लोभ और वर्गहीन समाज बनाना। कैसा समाज बनाना? अगले वाला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? राज्य का लोभ और वर्गहीन समाज होना। वो सीधी सीधी बात कहते थे कि समाज में जो पूंजीवादी लोग हैं, अमीर गरीब वर्ग है, इनके बीच में खाई कम होनी चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सभी लोग हैं वो बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा तभी समाज का क्या होगा? बराबरी का। जो समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लाया गया था। मैरी वोल्सनक्राफ्ट कौन थी? मैरी वोल्सनक्राफ्ट कौन थी? प्रथम नारीवादी दार्शनिकों में से एक थी। मैरी वोल्सनक्राफ्ट कौन थी भाई? आपके सामने प्रथम जो नारीवाद दार्शनिक थे उनमें से आपके सामने उनको जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध किताब, मैरी वोल्सनक्राफ्ट की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? ए विंडिक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। महिलाओं के जो से संबंधित उन्होंने किताब लिखी थी। वोल्सनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं को शिक्षा क्यों चाहिए? ताकि वे आत्मनिर्भर और विवेकी बन सकें। भाई आपके सामने आप सब महिलाएं, आप में से काफी जो लड़कियां हैं वो वीडियो देख रही होंगी, आप सब शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहती हो? ताकि जॉब लग सको, ताकि जीवन में सशक्त बन सको, ताकि आप जीवन में अच्छे फैसले ले सको, इसीलिए शिक्षा दी जाती है। वोल्सनक्राफ्ट किस अधिकार की मांग करते हैं? महिलाओं को के समान अधिकार के अवसर की। मतलब सभी महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? समान अधिकार के बराबर अवसर मिलने चाहिए सभी को। चलिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या है? न्याय, शिक्षा, योग्यता और वर्ग विभाजन पर आधारित। मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत ये है कि सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोग शिक्षित हो, और समाज में जो लोग शासन में वो योग्यता के आधार पे चुने जाए, ना कि भावनाओं के आधार पे, ना कि अपने परिवारवाद के आधार पे। ये सब कौन बात करते थे? प्लेटो अपने आदर्श समाज के, आदर्श राज्य की अवधारणा में बात करते थे।
प्लेटो और अरस्तु और प्लेटो में क्या अंतर है? अगले वाला प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के बीच में क्या अंतर है? प्लेटो आदर्शवादी व्यक्ति थे। प्लेटो कैसे व्यक्ति थे? आदर्शवादी। किसकी बात करते थे कि समाज में हमें आदर्श, सभी लोगों को, राजा को नैतिकता के हिसाब से चलना चाहिए, है ना, समाज में सभी लोगों को सही से जीवन जीना चाहिए, है ना, धार्मिक बातें करते थे। अरस्तु ने कैसा व्यवहार, जैसा समाज में लोगों का व्यवहार है आप भी वैसा व्यवहार करो। हाब्स, लोक और रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या भिन्नता थी? हाब्स आर्द्रकता की बात करते थे, हाब्स तो सीधा कहते थे मनुष्य भेड़ियों की तरह लड़ते रहते हैं, है ना। लोग शांतिपूर्ण, लोग कहते थे कि भाई लोग जीवन शांतिपूर्ण जीते हैं। रूसो स्वतंत्रता से भरी, रूसो कहते थे कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है। क्या मिलनी जरूरी है? स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है। अगर मनुष्य को स्वतंत्रता मिलेगी तो वो ज्यादा जीवन में आगे बढ़ेगा। बेंथम और मिल के सुख में क्या परिभाषा में क्या अंतर है? जेरी बेंथम और मिल के सुख की परिभाषा में क्या अंतर है? बेंथम की सुख मात्रात्मक था। कैसा था? मात्रात्मक। समझ में आ गया। और मिल का कैसा था? आपके सामने गुणात्मक, गुणों से भरपूर सुख, है ना। बेंथम ने क्या सुख मापी यंत्र बना दिया, बोलो सुख ना माप के दिखा दूंगा, बोलो इतनो सुख मिलो और इतनो पुण्य मिलो। बैन मिल गया कर तो भाया को ना पे जो सुख दे, भावना ही के फिर कोई आदमी ने कोई चीज कोई आदमी बना, उस चीज से कोई आदमी बना कितना सुख मिल जाए और दूसरा आदमी ने पुण्य मिले। अगले वाला पॉइंट है, मार्क्स की विचारधारा को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद। किसके नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। समझ में? कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या कहलाती है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जानी जाती है। रूसो किस प्रकार की लोकतंत्र चाहते थे? कैसा लोकतंत्र होना चाहिए रूसो के अनुसार? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये था आपके सामने बच्चों जो आपका रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का जो पेपर है उसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।